देखो बहुत पहले एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, करीब तुम्हारे 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, 15 हुए थे। तो उस टाइम पे क्लासिफिकेशन की उतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, क्योंकि एलिमेंट्स कम थे तो प्रॉपर्टीज वगैरह उनकी याद हो जाती थी। पर धीरे धीरे एलिमेंट्स क्या हो गए, बढ़ते चले गए तो क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो पहले कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था? बोलो। फ्रोबेनियस। एक बार ब्रीफ में देख लो। ट्राइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया गया था, 3 एलिमेंट्स को लिया गया था, 3 एलिमेंट्स था, इसे ट्राइड्स कह रहे हैं। मतलब इन्होंने ट्राइड्स बनाया और इन्होंने क्या देखा कि जो सोडियम है ना, उसका जो एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक वेट ऑफ Na कितना होगा? इसका एटॉमिक वेट कितना? बोलो। इसका कितना? हाँ 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? बोलो तो एटॉमिक वेट कितना होता है? तो इन्होंने कहा कि ट्राइड्स में क्या होगा, जो एटॉमिक वेट होगा मिडिल वन का, वो क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होगा। ठीक है, और इन तीनों का जो प्रॉपर्टी था वो भी क्या है? सिमिलर है। समझ में आया? तो एक ट्राइड ये बनाया। कितने ट्राइड्स बनाए थे टोटल? 3। और कौन सा ट्राइड्स था? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। मतलब केवल 3 ही ट्राइड आइडेंटिफाई किए थे। उस समय 15 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे टोटल। 15 एलिमेंट्स उस समय नोन थे, जिसमें केवल 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाया। समझ में आ गया? 3 ट्राइड मतलब कितना? 9 एलिमेंट्स। मतलब 15 में केवल 9 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो पाया था। न्यूलैंड। हम बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, पर सब नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। जैसे एक तुम्हारा सिलेंड्रिकल टेबल में रिप्रेजेंट किया गया था, एक सिलेंड्रिकल टेबल था, उसमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया था, टेलुरिक हेलिक्स। ठीक है, वो नहीं पढ़ना हम लोग को, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसलिए वो हम लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, न्यूलैंड का क्या कहना था? इन्होंने एटॉमिक मास को क्राइटेरिया लिया। इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया। उस समय तक नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन उस टाइम तक नहीं डिस्कवर हुआ था। फिर क्या आएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, आर्गन उस टाइम तक नहीं हुआ था।
बस यहीं तक एप्लीकेबल है। तुम देखो हर एक 8वां एलिमेंट पहले वाले से सिमिलर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको देखें तो इधर से 1 काउंटिंग कर 1 2 3 4 5 6 7 8। बेरिलियम मैग्नीशियम इसके लिए 8वां है। ठीक है, तो हर एक 8वां एलिमेंट पहले वाले से क्या है, सिमिलर है। जैसे तुम्हारे म्यूजिकल नोट्स में क्या होता है, पैटर्न रिपीट होता है, वैसे ही तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर भी पैटर्न रिपीट होता है। इसका ड्रॉबैक क्या था, इसका ड्रॉबैक इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। ड्रॉबैक इसका ये है कि एप्लीकेबल अप टू, पूछा जाएगा, ध्यान रखना, एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, उसके बाद नहीं। ध्यान रखना, यही पूछा जाएगा यहाँ से कि कहां तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। कैल्शियम के बाद क्या आ गया, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम तो तुम्हारा क्या है, एल्यूमिनियम से रिजेंबल नहीं करता है। ठीक है, इसके बारे में लिखाना है नहीं ना। इसमें केवल यही बोलना है कि जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को लगाया गया तो देखा ये गया कि एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल्स विद द फर्स्ट वन। हर एक 8वां एलिमेंट पहले वाले से रिजेंबल कर रहा था, जैसे तुम्हारा म्यूजिकल नोट्स में होता है। बट न्यूलैंड ये बात नहीं कहे थे, ये तो और कोई कहा था। ठीक है, ये जो म्यूजिकल नोट्स वाला बात है ये और कोई कहा था, रिलेट कर दिया था। उसके बाद कौन आए, लोथर मेयर। लोथर मेयर थे और जो मेंडलिक थे वो साथ में काम कर रहे थे। और साथ में काम करना मतलब एक ही टाइम पे काम हो रहा था, वो भी काम कर रहे थे अपनी जगह पर, वो भी अपनी जगह पर काम कर रहे थे। पर क्या हुआ कि इनका काम पब्लिश नहीं हो पाया। इन्होंने भी सेम चीज कहा था, जो तुम्हारा मेंडलीफ का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट इनका भी था। पर इनका काम पब्लिश होने से पहले ही मेंडलीफ का काम क्या हो गया था, पब्लिश हो गया था। तो इनको उतना वेटेज नहीं मिला। पर इनका भी मतलब ये बहुत अनलकी रहे, पर इनका भी वही काम था जो मेंडलीफ का काम था। मेंडलीफ का केवल एक इंपॉर्टेंट चीज ये था कि वो जो भी एलिमेंट्स को, हाँ, जो भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया वो टेबल में क्या मतलब रो और कॉलम थे वहां पर, और इनका क्या था, ग्राफ था। तो ग्राफ में चीजों को पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले सकते हो। यहाँ रखा, मेल्टिंग पॉइंट ले सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट ले सकते हो। हम लोग यहाँ एटॉमिक वॉल्यूम ले रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ही ग्राफ प्लॉट किया गया था। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, वो मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, वो तुम्हारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है। इन्होंने क्या देखा, ग्राफ प्लॉट करने के बाद, ग्राफ प्लॉट करने के बाद इन्होंने देखा जो पीक ऑफ द कर्व है वहां पर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, अल्कली मेटल्स, मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
जो पीक ऑफ द कर्व है वहां पर तुम्हारे अल्कली मेटल्स आ रहे हैं, मतलब जो ग्राफ का पीक बनेगा वहां पर अल्कली मेटल्स होंगे। तो अल्कली मेटल्स का प्रॉपर्टी भी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, मतलब पीक ऑफ द कर्व पे जितने एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी। और वहां पे कौन आ रहे थे, अल्कली मेटल्स आ रहे थे। जो कर्व का डिसेंडिंग पोजीशन होगा, अभी हम कर्व तुम लोग को दिखा देंगे, कर्व का डिसेंडिंग पोजीशन जो होगा वहां पर आ रहे थे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और जो कर्व का असेंडिंग पोजीशन था वहां पर क्या हो रहे थे, हैलोजेंस, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, जो कर्व का तुम्हारा असेंडिंग पोजीशन था, असेंडिंग पोजीशन मतलब जब कर्व ड्रॉ करते हैं तो कर्व जब ऊपर की ओर क्या करते हैं, ऊपर की ओर जब कर्व चढ़ता है तो ये होता है असेंडिंग पोजीशन, और कर्व जब नीचे की ओर उतरता है तो वो होता है डिसेंडिंग पोजीशन। ठीक है, तो डिसेंडिंग पोजीशन पे अल्काइन अर्थ मेटल, असेंडिंग पोजीशन पे हैलोजेंस, और पीक ऑफ द कर्व पे क्या था, अल्कली मेटल्स था। कर्व, जो कर्व का पीक है उसमें क्या है, अल्कली मेटल्स है। ये गलत दिया हुआ है, अल्कली मेटल्स है। ठीक है, ये कर्व का डिसेंडिंग पोजीशन होता है, ये वाला, ये नीचे वाला। तो देखो यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यहाँ पे कर्व के डिसेंडिंग पे बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। तो कर्व का जो असेंडिंग पोजीशन है वहां पर तुम्हारा देखो हैलोजेंस है। समझ में आ गया, तो ये था तुम्हारा लोथर मेयर का। ठीक है, मतलब जो कर्व पे सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। काम पब्लिश नहीं हो पाया है, ध्यान रखना, इनका काम पब्लिश नहीं हो पाया है। फिर आया तुम्हारे मेंडलीव। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, फादर ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनिक, फादर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है? नहीं, मेंडलीव है। मेंडलीव है क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेबल का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, जिन्होंने तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रो का कॉन्सेप्ट दिया है, जिन्होंने वर्टिकल कॉलम का कॉन्सेप्ट दिया है, तो इन्हीं को फादर कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फादर है वो यही है। ठीक है, क्योंकि टेबल में, टेबल फॉर्म में पढ़ने में कितना आसान हो गया। ठीक है, कर्व में उतना सिंपल नहीं है पढ़ना। तो इनका जो लॉ था वो क्या था, इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक मतलब, हाँ, पीरियोडिक मतलब, हाँ बिल्कुल सही। एक सर्टेन इंटरवल पर जो चेंज रिपीट हो वो पीरियोडिक फंक्शन मतलब पीरियोडिक कहलाता है। समझ में आया, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर वापस से चीजें क्या हो, रिपीट हो। जैसे तुम्हारा लिथियम का जो प्रॉपर्टी है, हर एक 8 एलिमेंट के बाद वो फिर क्या होगा, प्रॉपर्टी रिपीट होगा। फिर एक 8 एलिमेंट के बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी रिपीट होगा। फिर 18 के बाद रिपीट हो रहा है। समझ में आया, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर जो चेंज वापस से रिपीट हो उसको पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनका क्या क्राइटेरिया था,
कितने एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे पता है? हाँ बिल्कुल सही। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या छोटा सा चेंज किया गया है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है पता है? यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिख दिया गया है। ठीक है, जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर लिख के। इनका क्या क्राइटेरिया था? इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उनका ऑक्साइड बनाया और उनका हाइड्राइड बनाया। मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम पर उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो ऑक्साइड बना, जितने भी एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्राइड बना। और इन्होंने क्या किया, जिनका भी ऑक्साइड का प्रॉपर्टी सिमिलर था, एक वॉल पर एक पेपर को चिपकाते चले गए थे। ठीक है, इस तरीके से एक वॉल पर पेपर क्या करते गए, चिपकाते गए। मान लो दो ऑक्साइड बना, उनका प्रॉपर्टी सिमिलर है तो इसका प्रॉपर्टी सिमिलर है तो इसका भी सिमिलर है तो उसके नीचे लगा दिया। ठीक है, तो ये इनका पहला क्राइटेरिया था। क्या क्राइटेरिया था? मेन क्राइटेरिया था इनका, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर थे इन्होंने उनका हाइड्राइड बनाया, उनका ऑक्साइड बनाया। जो भी ऑक्साइड एक तरह के थे जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर था उसको एक रो में रख दिया। समझ में आया? एक तुम्हारा क्या कर दिया, एक लाइन से उसके नीचे रखते गए। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का ऑक्साइड बनेगा तो बेसिक इन नेचर है, लिथियम का बनेगा तुम्हारा, पोटेशियम का बनेगा तो बेसिक इन नेचर है। तो एक दूसरे के नीचे वो रखता चला गया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो देखे कि जो एलिमेंट्स थे वो खुद पर खुद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो दूसरा क्राइटेरिया था, दूसरा क्राइटेरिया क्या था? एटॉमिक मास। जो मेन क्राइटेरिया था वो ये था, एटॉमिक मास वाला क्राइटेरिया खुद पे खुद अरेंज हो गया था। और इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास करेक्ट किया था। पता है, इन्होंने बहुत सारे एटॉमिक मास को करेक्ट किया, जैसे बेरिलियम को इन्होंने करेक्ट किया है। समझ में आ रहा है? तो हुआ क्या, जब इन्होंने ऐसा किया तो इन्होंने देखा कि जो हेवियर एलिमेंट्स थे वो तुम्हारे पहले आ गए हैं। वो इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, जैसे तुम अगर देखोगे टेलुरियम और आयोडीन को, तो टेलुरियम तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है और तुम्हारा जो आयोडीन है वो हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। टेलुरियम पहले आता है और आयोडीन बाद में आता है। और तुम जब देखोगे तो टेलुरियम का मास ज्यादा है, आयोडीन का मास कम है। तो आयोडीन को पहले होना चाहिए था और टेलुरियम को बाद में होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारा जो टेलुरियम का जो ऑक्साइड बनेगा वो ऑक्सीजन फैमिली से रिजेंबल करेगा ना, तो उसको तो वहीं रखना था। पहला क्राइटेरिया तो उसका यही था। तो इन्होंने देखा, इन्होंने ये सोचा होगा कि इसका एटॉमिक मास गलत फाइंड किया गया है। ठीक है, बहुत सारा तो इन्होंने करेक्ट कर दिया। और टेलुरियम और आयोडीन के केस में इन्होंने ये देखा कि हो सकता है मे बी कि टेलुरियम और आयोडीन का एटॉमिक मास गलत फाइंड किया गया होगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। समझ में आया? कितने रो थे उस टाइम पर? क्या नाम दिया गया? हाँ नहीं, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया गया है। जो पीरियड्स है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का देन है। 9 वर्टिकल कॉलम्स, बता कितने वर्टिकल कॉलम्स थे? 9। और आज कितने हैं? 18। तो इसमें क्या था ना, जैसे इसका जो एक कॉलम था ना उसमें तुम्हारा डिवाइड किया गया था, जैसे 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए 9 था। और जो कि आज क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, और आज हम लोग हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं।
अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टेलुरियम क्या है, पहले है और आयोडीन बाद में है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक नहीं था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो अलग बात है। अगर मान लो कोई चीज अगर एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है, ऐसा बात नहीं है। तो बताओ इसका ड्रॉबैक कैसे सही होगा, क्यों टेलुरियम आगे था? हाँ, क्योंकि एटॉमिक नंबर टेलुरियम का क्या है, कम है और आयोडीन का ज्यादा है, इसीलिए। क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो तुम्हारा एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। ठीक है, तो टेलुरियम क्या है, पहले है और आयोडीन क्या है, बाद में है। भले ही मास नंबर कम ज्यादा हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मास नंबर के बेसिस पे तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया गया। ठीक, आइसोटोप्स जानते हो क्या होता है? तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, तो अगर तीनों का मास नंबर अलग अलग है तो इनके अकॉर्डिंग प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को 3 सेपरेट प्लेस मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। समझ में आया? क्योंकि मास नंबर के अकॉर्डिंग है तो तीनों का मास नंबर अलग अलग है, तो क्यों आप उसको एक जगह पर रख दिए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं था। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो आइसोटोप्स को एक ही जगह पे रख दिया, जिसको 3 पोजीशन मिलना था, 3 जगह मिलना था, पर एक ही जगह पे रख दिया गया। और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि अभी तक ड्रॉबैक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक ही ड्रॉबैक है, क्या? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं एक्सप्लेन कर, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका जो प्रॉपर्टी है वो अल्कली मेटल से भी रिजेंबल करता है और हेलोजन फैमिली से भी करता है। तो तुम देखोगे कई बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है वो बीचों बीच रखा हुआ है, कई जगह देखोगे हेलोजन के ऊपर रखा हुआ है, और कई जगह देखोगे तुम्हारा अल्कली मेटल के ऊपर रखा हुआ है। जैसे तुम अपना जब देखोगे ना ये मॉड्यूल, तो उसको आई थिंक बीचों बीच रखा हुआ है। जब तुम एनसीईआरटी देखोगे तो वो एकदम पहले रखा हुआ है। तो अभी तक हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है, कंफर्म नहीं है। क्यों पहले रख देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्यों पहले रख देते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, इसलिए उसको पहले रख दिया गया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए उसको हम लोग पहले रख देते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि एटॉमिक नंबर की वजह से तुम्हारी क्या हो रही है, प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट कर रही है, एटॉमिक नंबर के कारण। और वही वही क्या है, सही भी है। ठीक है, एटॉमिक मास के कारण नहीं, एटॉमिक नंबर के कारण। तो इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया, अंडर रूट क्या, फ्रीक्वेंसी जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ए और बी क्या है, कांस्टेंट। इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनका एक्सरे स्पेक्ट्रा लिया। ठीक है, सबका स्पेक्ट्रा लिया गया, और जो फ्रीक्वेंसी आई उसको वाई एक्सिस पे लिया गया,
ठीक, इधर में तुम्हारा जेड। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा लेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिलेगी वो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हीलियम का, फिर लिथियम का, इधर से एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जा रहा है, इधर से हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करके चले जाएंगे। तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने ये पाया कि जो ग्राफ है ना वो लीनियर है। ग्राफ क्या है, लीनियर है। ठीक है, ग्राफ लीनियर है, इसका ये मतलब होता है कि प्रॉपर्टी क्या कर रही है, अपने आप को रिपीट कर रही है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, ये तुम लोग ऐसा ग्राफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े होगे, डी बाई हैकल वाले में। याद करो, जो लीनियर ग्राफ होता है ना उसको एक्सट्रापोलेट किया जा सकता है, मतलब इन फ्यूचर कैसा क्या होगा पता लगाया जा सकता है। और जो नॉन लीनियर ग्राफ होता है ना उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आगे चलकर वो ग्राफ कैसा होगा। समझ में आ रहा है, जैसे जो बच्चा इंप्रूवमेंट कर रहा है स्टार्टिंग से, अगर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हम लोग इन फ्यूचर ये पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर अच्छा करने वाला है। और कोई बच्चा कभी अच्छा कर रहा है, कभी खराब कर रहा है, कभी अच्छा कर रहा है, तो उसका प्रिडिक्ट करना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो नॉन लीनियर ग्राफ को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लीनियर ग्राफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, मतलब देखो यहाँ पे कैटलिस्ट का अगर पैकेज मिला होगा क्लास 11th में तो वहां पर ये ग्राफ पूछता है क्या होगा स्लोप ए, और इंटरसेप्ट ये इसलिए बता दिए हैं कि तुम बहुत सारी किताब जब देखोगे तो ग्राफ को ओरिजिन से पास करा दिया, जो कि गलत है। ग्राफ ओरिजिन से नहीं जाता है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ग्राफ नीचे की ओर से जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ ग्राफ ओरिजिन से पास कराना तो जेड कितना 0 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो क्योंकि एनसीईआरटी में ग्राफ दिया नहीं है इसलिए कहीं मतलब बताया नहीं जाता है ग्राफ। ठीक है, बट अगर ग्राफ आएगा तो इसी ग्राफ पे टिक करना है, ओरिजिन से पास नहीं होगा ग्राफ। ठीक है, इंटरसेप्ट कितना है, -3 है। जब इन्होंने यहाँ पे मास नंबर लिया तो ग्राफ क्या हो गया था, नॉन लीनियर। समझ में आ गया, ग्राफ क्या हो गया, नॉन लीनियर। तो इसका क्या मतलब, एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन क्या, देन एटॉमिक मास। तुम खुद देखो, जो मास नंबर होता है, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, ए, मास नंबर ए क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तुम खुद देखो, जो मास नंबर है वो खुद तुम्हारा क्या है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है ना। ये प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर ही तो है। तो मास नंबर खुद डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक नंबर पे। तो कौन ज्यादा फंडामेंटल हुआ, एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल हुआ। समझ में आया। हम लोग किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, वो भी किसी पे डिपेंड कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग उसी पे डिपेंड कर जाए। समझ में आया। ये जो मास नंबर है ये खुद डिपेंड कर रहा है किस पे, एटॉमिक नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल हुआ ना। तो बाद में लॉ को चेंज कर दिया गया और लिख दिया गया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो पीरियोडिक फंक्शन होगी ऑफ देयर क्या, एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। समझ में आ गई ये चीज। आज पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, अच्छा इसका मेंडलीव का अचीवमेंट तुम लोगों को पता है, मेंडलीव का क्या अचीवमेंट्स था, इसका क्या क्या अचीवमेंट्स था पता है, फ्यूचर एलिमेंट को प्रिडिक्ट किया था।
ठीक है। तो जब मेंडलीफ अपना टेबल पब्लिश कर रहे थे तब नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो जब नोबेल गैस का डिस्कवरी हुआ तो इन्होंने अपने इंटायर टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया। इन्होंने क्या किया, जितने भी नोबेल गैस थे उनको 0 ग्रुप में रख दिया गया। समझ में आया? तो अचीवमेंट्स तुम लिखना चाहते हो? यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, नहीं है, बस एक लाइन में लिखना है। जब मेंडलीव अपना टेबल पब्लिश किए थे उस टाइम तक नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब नोबेल गैस की डिस्कवरी हुई तो इन्होंने अपने टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया। तुम जब देखोगे मेंडलीव का टेबल तो तुम्हारा जो नोबेल गैस है ना वो पहले रखा गया है। ठीक है। और उसको वहां क्यों रख दिया गया? सारे नोबेल गैस को एक जगह पर रख दिया गया क्योंकि वो क्या थे, अनरिएक्टिव थे, एक जैसी प्रॉपर्टी को शो कर रहे थे। और उनका डिस्कवरी इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि वो बिल्कुल क्या है, अनरिएक्टिव है। ठीक है, इसलिए बाद में उनका पता लगाया गया तो उनको 0 ग्रुप में रख दिया गया। एक और इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि इन्होंने जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में बता दिया था, है ना? प्रिडिक्शन ऑफ क्या, फ्यूचर एलिमेंट्स। मतलब इन्होंने क्या कर दिया था, अपने टेबल में गैप छोड़ दिया था। और इन्होंने कहा था कि इन फ्यूचर ये एलिमेंट्स आएंगे और ठीक इसी पोजीशन को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, ऑक्युपाई करेंगे। समझ में आ? ठीक वैसे ही हुआ। मतलब इन्होंने ना केवल एलिमेंट्स का मतलब इन फ्यूचर प्रिडिक्ट किया, उनकी प्रॉपर्टीज को भी बता दिया था। क्योंकि जैसा एलिमेंट उसके ऊपर होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी क्या होगी, वो एलिमेंट की भी होगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने नाम दिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम, तो एका एल्यूमिनियम किसको कहा, गैलियम को, बस यही पूछा जाएगा। और इन्होंने नाम दिया था एका सिलिकन, इसको जर्मेनियम को, बस यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां से एक ही क्वेश्चन आएगा, ये वाला। तो यही लिखा तो मेरा अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ कर जाके बाद में फिर एका मतलब क्या होता है? ये एका मतलब क्या है? हाँ, संस्कृत वर्ड है एका। एका मतलब एक, मतलब इन फ्यूचर एक एलिमेंट आएगा जो एल्यूमिनियम के ठीक नीचे आ जाएगा, पोजीशन एक्वायर करेगा। एका मतलब एक एलिमेंट, एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के नीचे एक एलिमेंट आएगा इन फ्यूचर जो कि एल्यूमिनियम के नीचे पोजीशन को एक्वायर करेगा। एका तुम्हारा संस्कृत वर्ड है। एका मतलब एक। समझ में आ गया? वो इंपॉर्टेंट, इस पूरे पार्ट से इंपॉर्टेंट है ये चीज। बस वो यही पूछेगा कि एका एल्यूमिनियम मतलब कौन सा एलिमेंट था, तो तुम गैलियम पर टिक करोगे। एका सिलिकॉन पूछेगा तो जर्मेनियम पर टिक करोगे। बस वही क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। ठीक है, आप देखो जरा, लिख लिए थे वो। तुम लोग एक फॉर्मूला
होंगे? नहीं, वो नहीं, मैजिक नंबर नहीं। पीरियड 1 में कितने एलिमेंट्स होंगे ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना, और उसी फॉर्मूले से निकालना है। याद है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला, हाँ, तो एंड की जगह पर 1 पुट करो, तो जब 1 पुट किया जाएगा तो कितना होगा? कितना? जब 1 पुट करेंगे तो 1 पी तो होता नहीं है, तो यहीं रुक जाएंगे, है ना, बताए थे ना। कितना? 2। और देखो 2 एलिमेंट्स है कि नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2s और 2p होगा, ठीक है। और फिर इधर करेंगे तो 1d होता नहीं, यहीं रुक जाएंगे, कितना? 8। जब 3 पुट करेंगे तो 3, फिर इधर 3 और इधर 2d होता नहीं, तो यहीं रुक जाएंगे, कितना? 8। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट। 4, 5, 18 और 32 लॉन्ग, लॉन्गेस्ट। ये फॉर्मूला हम बताए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो 18 पे टिक करना होगा, ध्यान रखना। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिए तुम लोग, ये वाला 2n² वाला, तो गलत हो जाएगा, इसमें एनर्जी कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं है, तुम लोग को पता होगा। अगर वो फॉर्मूला नहीं याद करना चाहते हो तो एलिमेंट्स याद कर लो, याद हो जाएगा। पीरियड नंबर 7 अभी तक कंप्लीट नहीं है, अभी और भी एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर हो सकते हैं, मे बी। ठीक है, अभी कितने एलिमेंट्स हैं? 118। देखो, तुम लोग को ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड्स निकालने आता है? अगर कोई एलिमेंट तुमको दिया हुआ है तो, जैसा अगर हम तुमको बोले 114 का ग्रुप नंबर बताइए, तो बता दोगे? पता है? अगर तुमसे पूछा जाए कि पीरियड एलिमेंट नंबर 2 का ग्रुप नंबर बताइए, तो हर एक बच्चा कह देगा हीलियम है, तुम्हारा ग्रुप 18 में है। अगर तुमसे कहें बताओ एलिमेंट 114 का ग्रुप नंबर बताओ और कौन से फैमिली से बिलोंग करता है वो बताओ, क्या तुम बता पाओगे? बताओ फॉर्मूला। अगर बोला जाए एटॉमिक नंबर 80 तो, हाँ, देखो जिनको नहीं पता है तो देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
यहाँ तक लिख लिए हो? अच्छा एक चीज हमको बताओ, ब्लॉक कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? चलो ठीक है, ब्लॉक कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? पता कैसे चलेगा कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है? कितने ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 4 ब्लॉक होते हैं, बिल्कुल सही, एसपीडीएफ। बताओ कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में है, वो कैसे पता चलता है? हाँ बिल्कुल सही। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, जो तुम्हारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वो जिस भी सबशेल में चला जाता है वो उसी ब्लॉक का हो जाता है। समझ में आ गया? अगर वो पी में जाएगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, आखिरी, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन पता कैसे चलेगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, मतलब सबशेल में, क्या वो पता कैसे चलेगा? n प्लस एल रूल, जिस भी ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में चला जाएगा। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और लिखने के बाद देखना कि कहाँ चला गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो उसी ब्लॉक। पीरियड्स कैसे पता चलता है? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जो भी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो उसी पीरियड का होगा। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, मतलब जो भी n का वैल्यू हाईएस्ट होगा, उसी पीरियड से वो बिलोंग करेगा। ग्रुप कैसे पता करते हैं? अच्छा देखो, हर ब्लॉक का अलग अलग रूल है। अगर तुमको ग्रुप नंबर निकालना है तो पहले तुमको ब्लॉक पता करना होगा। ठीक है, अगर ग्रुप नंबर निकालना है तो पहले तुमको ब्लॉक पता करना होगा। समझ में आ गया? ये एकदम लोअर एलिमेंट्स के लिए बता रहे हैं। अभी जैसे अभी इनका 114 अगर बोल दे 140, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ट्रिक है, वो तुम लोग को बता रहे हैं बाद में। पहले छोटे छोटे एलिमेंट्स को देख लेते हैं। ब्लॉक पता कर लिए, ब्लॉक पता करने के बाद अगर एस ब्लॉक हुआ तो जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर वो डी ब्लॉक का हुआ तो ग्रुप नंबर जो n-1 डी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो, और जो तुम्हारा ns में इलेक्ट्रॉन होगा वो। बताओ ये क्यों ऐड करते, पता है? ये क्यों ऐड करते हम लोग? बताओ, कोई बता सकता है? ये हम लोग इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि डी ब्लॉक कब आता है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को क्रॉस कर कर आता है। दो एफ ब्लॉक को क्रॉस करने के बाद आता है डी ब्लॉक। तो वो दो ग्रुप के लिए ऐड करना होगा हम लोग को। समझ में आया? वो दो ग्रुप क्रॉस करने के बाद डी ब्लॉक होगा। जैसे स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना? आर्गन 4s2 3d1।
समझ में आया? 4s2 3d1, तो 4s1 4s2 वो जो s ब्लॉक है क्रॉस करने के बाद आया 3d1, इसीलिए वो ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। समझ में आया? अगर p ब्लॉक हुआ, p ब्लॉक, तो हम लोग क्या करेंगे? p ब्लॉक हुआ तो बताओ p ब्लॉक कब आएगा? दो ग्रुप तुम्हारा एस ब्लॉक का क्रॉस करेगा और 10 ग्रुप तुम्हारा क्या डी ब्लॉक का क्रॉस करेगा। तो तुमको क्या करना होगा? तुमको +10, ये दो क्यों ऐड किए? क्योंकि एस ब्लॉक 2 था। ये वाला 10 क्यों ऐड किए? क्योंकि डी ब्लॉक क्रॉस करने के बाद पी ब्लॉक आता है। अब जितना भी पी में होगा ऐड करते चले जाना। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत? ब्लॉक पता करो कौन से ब्लॉक का, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन वहां चला गया। पीरियड नंबर, हाँ, हाईएस्ट क्वांटम नंबर। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3 है। बाकी नियॉन 2 तक ही निपट जाता है, सेकंड पीरियड का है वो। अब बताओ इसके लिए क्या रूल? जो तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही तुम्हारा क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। ग्रुप नंबर कितना होगा? समझ में आ गया? बोलो। Mn इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कई बार तुमको फुल लिख के देता आर्गन 3d5 4s2, तो 4s2 बाद में नहीं भरा है। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ये मत सोचना कि 4s2 इधर लिखा तो बाद में भरा गया है। n+l रूल से देखना कि इसका एनर्जी ज्यादा है, 3d का ज्यादा है। n+l रूल मतलब 3d क्या है, बाद में फेल हुआ होगा। तो बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? कौन से ब्लॉक का हो गया? डी ब्लॉक का। पीरियड नंबर 4, बिल्कुल सही। पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखना है। ठीक है, उसका एनर्जी कम है ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ग्रुप नंबर तुम देखो डी ब्लॉक कब आएगा? तो एस ब्लॉक को क्रॉस करने के बाद आया, तो ये दो तुमको ऐड करना होगा और ऊपर भी लिखा हुआ है 2 प्लस क्या क्या ग्रुप 7 में है Mn। देखो डी ब्लॉक के लिए क्या करना होगा? n-1 डी इलेक्ट्रॉन और ns इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। समझ में आ गया? क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन के बाद बोलो। ब्लॉक पता कैसे चला? आखिरी इलेक्ट्रॉन 3p में गया है। पीरियड नंबर पता कैसे चला? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ग्रुप नंबर देखो ये दो ऐड करेंगे, क्यों? एस ब्लॉक के लिए। ठीक, उसके बाद 10 ऐड करेंगे डी ब्लॉक के लिए और फिर पी ग्रुप 17। समझ में आ गया? ये हमेशा ऐड होगा, ये 12 जो है ना वो हमेशा ऐड होगा, ध्यान रखना।
चैप्टर जल्दी कंप्लीट होगा, ध्यान रखना। केवल 4 आवर्स अलॉटेड है इसके लिए। 1 घंटा आज हो चुका है, 3 घंटा और 3 घंटे बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। लोग अभी से पहले बता दिए, मेंटली प्रिपेयर कर दिए कि जब 4 घंटा पूरा हो चुका होगा जब चैप्टर खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट कर दो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया ये सब। 1 से 2 मतलब एटॉमिक नंबर 1 हो या 2 हो, कौन से प्लेट में होगा? 1। 3 से लेके लिथियम से लेके नियॉन तक, 3 से लेके 10, सोडियम से लेके आर्गन तक 18 तक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कर लेना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हर एटॉमिक नंबर 19 से लेकर 36 तक। और ट्रिक होगा Z-18। तुम लोग देखो पीरियोडिक टेबल निकालना, एक बार देखना। अगर मान लो रैंडमली तुमसे पूछा जाए कि बताओ कि 28 Z28 कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 28 माइनस 18 10। देखो क्या 10 है, निकल 10 में है, देखो देखो बता। अगर तुमसे जब रैंडमली पूछे कि 28 बताओ तो तुम क्या करोगे? 28 माइनस 18, और ये 18 याद करना डिफिकल्ट नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर है। कर लोगे ना? नोबेल गैस का तुम्हारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। कितना होता है नोबेल गैस का? ऊपर से 2, 10, 18, 36, 54, 86। मतलब यहाँ पर जो भी अगर Z माइनस 18 के बाद क्या आएगा? Z माइनस 36, Z माइनस 54, Z माइनस 86। याद हो जाएगा, देखना अभी है तुम्हारे पास नहीं। उसके बाद 37 से लेके 54 तक देखो, 37 से लेके 54 देखो भी तुमको दिए किसने, 37 से लेके 54। कितना नंबर 5? बताओ क्या ट्रिक होना चाहिए? अगर रैंडमली तुमसे पूछे कि बताओ 50 Z50 हो जाए एटॉमिक नंबर, तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? 50 ग्रुप 40, तो तुम नहीं लिख दोगे कार्बन फैमिली? लिख दोगे ना कार्बन फैमिली, और कार्बन फैमिली लिखते हैं उसका पीरियड नंबर वगैरह सब तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, सब कुछ तुमको पता चल जाएगा। वो भी कैसे पता चलेगा वो बताएंगे, मैजिक नंबर होता है। केवल ब्लॉक का तो पहले पता लगा, ग्रुप नंबर का तो पता लगाओ। अब देखो 55 से लेके कहां तक, अब तुम देख रहे हैं यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं, यहाँ पर लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं। तो तुम देखना Z माइनस 54 तो करेंगे, जो ट्रिक अपना है वो तो रहेगा।
और यहाँ पर अगर जेड तुम्हारा 58 से छोटा हो तो ये ट्रू, क्योंकि देखो 58 से लेकर 71 क्या है, पूरा का पूरा लेंथेनॉइड से, और वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है पता है? ये जो 58 से लेकर 71 है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। पूरा का पूरा 58 से लेकर 71 तक वो ग्रुप 3 में है। अगर तुमसे पूछे कि बताओ 62, ग्रुप 3 बोलोगे। अगर हम तुमसे पूछे बताओ 70, तो ग्रुप 3 बोलोगे। तो बीच के एलिमेंट्स को गायब करना होगा यहाँ से, मतलब 58 से छोटा हो और 71 से क्या हो, बड़ा हो। इसके बीच का जितना एलिमेंट्स है वो ग्रुप 3 में है। लेंथेनॉइड्स को हटा दिया है। अब तुम देखो, अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ, तुम बताओ 56 किससे बिलोंग करता है? देखो ग्रुप 2 में है। देखो अगर पूछे 55 तो क्या बोलोगे? 55 माइनस 54 ग्रुप 1। 56 फिर क्या बोलोगे? 56 माइनस 54 ग्रुप 2। अगर 57 हो तो क्या बोलोगे? 57 माइनस 54 ग्रुप 3। उसके बाद जितना है सारा ग्रुप 3 में। अगर तुमसे पूछे 72 बताओ, तो 72 के लिए फॉर्मूला है कितना? बस इससे 3 घटा देना, कितना? बोलो बोलो। अगर हम पूछे 72 तो क्या बोलोगे? 72 माइनस कितना? कितना है? 4 देखो तो है 4। अरे भाई देखो भाई, प्रेडिक्टेबल देखो, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में, अगर रटते रह जाओगे जिंदगी भर। समझ में आ रहा है? अब इनको बता दो, अगर समझ गए तो बताओ ऐसा क्यों हो गया? लेंथेनॉइड्स की वजह से। जो बच्चा खुद से फॉर्मूला तैयार कर लेगा ना, समझ लो वो समझ गया। बताओ, खुद से बताओ। अगर रटा हुआ रहेगा तो तुम भी घर जाके फिर से नहीं कर पाओगे। आज अगर हम लोग का रटा हुआ होता तो हम लोग बिना देखे नहीं लिख पाते। समझ में आया? रटा हुआ होगा तो बिना देखे नहीं लिख। 87 से लेके 118। चलो बताओ। हाँ, जेड माइनस 86। और बताओ यहाँ क्या लिखे? यहाँ पे क्या लिखे? बोलो। 90। देखो 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, मतलब 90 से क्या होना चाहिए? छोटा। अब तुम देखो, अगर तुमसे पूछे हम कि 87 बताओ तो क्या करोगे? अरे बोलो भाई, 87 पूछे तो ग्रुप 1। अगर तुमसे पूछे 88 बताओ, तुमसे पूछे कि 89 बताओ, और तुमसे अगर पूछे 90, 90 तो 90 क्या है? यहाँ पे नहीं वैलिड है, तो 90 से लेकर तुम्हारा 118 तक, 90 से लेके 100 नहीं, 90 से लेके 103 तक जो कि तुम्हारे एक्टिनॉइड्स है वो ग्रुप 3 से बिलोंग करेंगे। मतलब 103 के बाद बताओ क्या लिख दे? कितने ग्रुप को बाहर करें? बताओ क्या नंबर लिखे? अरे भाई यहां से देखो ना कितना का डिफरेंस है। जाना घर पे, देखना, पीरियोडिक टेबल को अपने पास रखना। और पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था पता है? बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, इसका ब्लॉक बताइए, खाली ग्रुप नंबर पता है ना तो हो जाएगा। बताओ क्या करें? क्या करें? कितना? तुरंत कार्बन फैमिली पे टिक कर दो, 4 मार्क्स आ जाता है। पीवाईक्यू का आया हुआ है। फिर बता रहे हैं ट्रिक याद करने का तरीका। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है? 4 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 4 का। क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 1 2 3 को क्या करना है? बात करना है, ठीक है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 3 का। 3 का। वैसे यहाँ पर है। और याद कैसे करोगे? 58 से लेकर 71 लेंथेनॉइड्स, 90 से लेकर 103 क्या है? एक्टिनॉइड्स। वो जितना भी मिडिल वाला है वो सारा क्या है? ग्रुप 3 में है। कर लोगे? ठीक है फिर। हाँ हो गया।